बहुजन अपने गुलामी को कब पहचानेंगे? इस देश में जैसा कि मैंने हमेशा इस बात की चर्चा की है कि इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया बाहर से आने वाले विदेशियों ने, जिनकी पहचान आज हमें करने की ज़रूरत है। जब बहुजन शब्द हम कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? मूल रूप से हम इस देश के मूल निवासियों को 3 मुख्य भागों में बाँट सकते हैं। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक। और यही कुल आबादी के 85% जनसंख्या के रूप में जाने जाते हैं। बाकी 15% जिन्हें पता नहीं किस बात पर, किस गुण के कारण उन्हें सवर्ण या उच्च जाति का कहा जाता है। ये ये भी एक भूल है, क्योंकि जो गलत कह रहा है, जो गलत कर रहा है, जिसने समाज और देश को बर्बाद करने की ठानी है, उसे किस रूप में हम ऊंचा, पवित्र और श्रेष्ठ मान सकते हैं? आज इस देश के मूल निवासी मेहनतकश इंसानों को इस बात की पहचान करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, बहुजनों के 3 मुख्य अंग इस देश में हैं। अब बात इस बात की आती है कि ये बहुजन अपनी गुलामी को कब पहचानेंगे या कब तक ढोते रहेंगे? दरअसल समस्या यहाँ बहुत बड़ी है। जिस अमानुषिक, अमानवीय और क्रूर जाति व्यवस्था को बाहर से आने वाले षड्यंत्रकारियों ने इस देश में बनाया, उसमें उन्होंने जो कैटेगरी या जो ऊंच-नीच का भेद किया, उसमें सबसे निचले तबके को आज एससी या दलित के रूप में जाना जाता है। एससी, एसटी, एसटी मुख्य रूप से उन्हें जो जंगल के निवासी थे, इस रूप में जाना जाता है। और पिछड़ा वर्ग की संज्ञा के रूप में हम उन लोगों को जानते हैं जिनके पास जमीन और कई तरह के पशु से संबंधित व्यवसाय हैं। रह गए बाकी के अल्पसंख्यक, जिनमें हम इस्लाम धर्म के मानने वालों को और ईसाई धर्म के मानने वालों को ले सकते हैं। अभी कुल बहुजन मिलाकर, कुल बहुजन, इस देश के जो बहुजन हैं, इन्हें अपनी गुलामी का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, तो मूलतः इसी देश के निवासी हैं और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने इस्लाम अपनाया या ईसाई धर्म को अपनाया। इसके पीछे कई कारण थे और मुख्य रूप से यही कारण था कि वो अपनी सुरक्षा चाहते थे और इकट्ठे रहकर वो अपने को इन क्रूर व्यवस्था के से बचाना चाहते थे। दूसरा वर्ग जो बहुत बड़ी संख्या में इस देश में है और जिसकी आज चर्चा चल रही है, जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनगणना की बात भी हो रही है, उठ रही है और उसे रोकने की किसी कोशिश की जा रही है। इनके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मौजूद हैं। खेती और पशुपालन से संबंधित बहुत बड़ा व्यवसाय इनके साथ है और वर्तमान युग में इन्होंने व्यवसाय, कई तरह के व्यवसायों को भी अपनाया है। तो जो अल्पसंख्यक हैं, वो अपनी केवल सुरक्षा चाहते हैं और यही कारण है कि जब चुनाव आता है, तो उस तरफ देखते हैं कि कौन-सी पार्टी उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी और उसी तरफ वो वोट दे देते हैं। दूसरी तरफ ये जो पिछड़ा वर्ग है,
जिसे हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, ये केवल इस देश में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और उन्हें बाकी चीज़ों से, सामाजिक बदलाव से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि अब तक दिखाई दे रहा है। भले ही बीच-बीच में इस तरह की बातें की जाती हैं कि वो सामाजिक बदलाव चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि उन्हें अपनी हिस्सेदारी कहीं से भी मिल जाए, किसी पार्टी से मिल जाए, किसी सत्ताधारी दल से मिल जाए, वो उस तरफ मुड़ जाते हैं। बाकी के रहे इस देश के दलित, आदिवासी, मूल रूप से समस्या उनके साथ है। उनके पास ना तो किसी प्रकार का जीविकोपार्जन के साधन है और ना ही ज़मीन, जायदाद और इस तरह के, और इसलिए यही वह वर्ग है जो संघर्ष करता है और संघर्ष करके जो परिवर्तन की बात करता है और इस देश में जो भी परिवर्तन हुए और इस परिवर्तन के द्वारा जो भी विकास हुए, यही वर्ग करता है। अब बात रही संविधान के लागू होने के बाद और इस देश में चुनाव व्यवस्था होने के साथ, गणतंत्र की स्थापना के साथ, जो हर 5 साल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर चुनाव होते हैं, लोकसभा के और विधानसभा के, इसमें इन बहुजनों की भूमिका क्या होनी चाहिए? दरअसल वर्तमान समय में और आज के समय में, आज की तिथि में तीनों को, इन तीनों वर्गों को इस बात को समझना होगा, वरना पूरा बहुजन, पूरा बहुजन समाज और आज बहुजन समाज के साथ पूरा राष्ट्र पीछे की ओर जा रहा है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित जिस अमानवीय व्यवस्था को ढो रहे हैं, उन्हें त्यागें और इसका रास्ता ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उसे स्पष्ट रूप से राजनीतिक तौर पर अगर इस देश के बहुजनों को बताया कि तुम इस देश के हुक्मरान हो, वो मान्यवर काशीराम जी। क्योंकि जब चुनाव आता है तो जैसा मैंने बताया, अपनी सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यक किसी पार्टी को वोट दे देते हैं, पिछड़ा वर्ग अपनी हिस्सेदारी के लिए वोट दे देते हैं, रह गए दलित, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी ताकत के बल पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करें। अब सवाल यही है कि इन तीनों को किस रूप में समझना होगा, और मान्यवर काशीराम जी ने यह करके दिखाया। देश के हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यही नहीं, जहां से देश की राजनीतिक सत्ता चलती है, उस प्रदेश में उन्होंने 4 बार बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक सत्ता स्थापित करके यह दिखा दिया था कि बहुजन तुम इस देश के हुक्मरान हो। लेकिन जिस षड्यंत्रकारी तत्वों ने पुनः इस देश में समाज को बंटवारे के रूप में रख दिया है, या जो हमेशा षड्यंत्र, फूट डालो राजनीति करो की नीति से सत्ता पर स्थापित हैं, तो इन्हें सोचना होगा कि हमें किस ओर जाना है। आज पुनः यह दिखाई दे रहा है कि जिस रूप में उत्तर प्रदेश में अभी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें तरह-तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और समाज को टुकड़ों में बाँटने के लिए चारों तरफ से खींचातानी चल रही है। ऐसे में इस देश के अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित तीनों को समझना है और कुल मिलाकर अपनी शक्ति स्थापित करनी है, तभी वो कुछ कर पाएँगे, वरना आतंकवाद का राज तो चल ही रहा है। अल्पसंख्यक को ये देखना होगा कि कहाँ उनकी सुरक्षा है। क्या उन्होंने जिन पार्टियों को वोट दिया, उनमें वो सुरक्षित रहें, और ये इतिहास गवाह है कि जिनको उन्होंने वोट दिया, जो जिस तरफ वो चले गए, वहाँ उनकी सुरक्षा नहीं रही और आज वो पुनः भय की स्थिति में हैं। पिछड़ा वर्ग जो अपनी हिस्सेदारी की बात करता था, उसकी भी हिस्सेदारी रुकी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो वह
यथास्थिति के रूप में है और दलित वर्ग की स्थिति तो इसी तरह से है कि उनका संघर्ष जारी है। कुल मिलाकर ऐसे में यही देखने की ज़रूरत है कि कौन-सी राजनीतिक सत्ता, कौन-सी राजनीतिक पार्टी इस देश में बहुजनों की राजनीतिक सत्ता स्थापित करेगी। और जैसा कि हम इतिहास गवाह है कि मान्यवर काशीराम जी ने बहुजनों की राजनीति करके सबको राजनीति सिखाई और उन्होंने बहुजनों को यह एहसास दिलाया कि तुम इस देश के हुक्मरान हो। तो 3 दिन के बाद 14 अप्रैल आने वाला है और पूरे देश में, देश ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाएगी। ऐसे में हमें यह देखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार हम अपने देश में राजनीतिक सत्ता स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए हमें यही देखना होगा कि किस तरह की राजनीति दल के पास हमें इन सब बातों को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है और किस तरह का हम सफलता प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर इस देश में बहुजन क्रांति को फिर से लागू कर राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी है, तो इस देश के सभी बहुजनों को यानी अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग सभी को बहुजन समाज पार्टी की ओर मुड़ना पड़ेगा। और तभी जाकर इस देश में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की राजनीतिक सत्ता स्थापित होगी और निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र की प्रगति होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।